हमें स्कूल में पैसे के बारे में क्या सिखाया गया? एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए। हमें इतिहास की तारीखें रटाई गई, हमें साहित्य के अलंकार सिखाए गए, हमें सिखाया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। लेकिन क्या किसी ने हमें यह सिखाया कि पैसे कैसे काम करता है, कि एक संपत्ति और एक देनदारी में क्या फर्क होता है, कि अमीर लोग टैक्स कैसे बचाते हैं? नहीं ना, हमें पैसे के बारे में सुनने सिखाया गया। और फिर हमें घर पर पैसे के बारे में क्या सिखाया गया? शायद वही सलाह जो सदियों से चली आ रही है, एक पवित्र मंत्र की तरह। खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित अस्थाई नौकरी ढूंढो, मेहनत करो, पैसे बचाओ और कर्ज से दूर रहो। यह एक अच्छी सलाह है, यह नेक इरादे से दी गई सलाह है। यह आपको एक स्थिर, आरामदायक, जिम्मेदार नागरिक बना सकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सलाह जो आपके माता पिता ने दी, वो आपको अमीर बनाने की नहीं, बल्कि आपको एक अच्छा, मेहनती कर्मचारी बनाने की सलाह थी? क्या हो अगर मैं कहूं कि अमीरी का रास्ता, सच्ची दौलत और वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता इस सलाह के बिल्कुल उल्टा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका घर, जिस पर आपका इतना गर्व है, वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटीज है? क्या हो अगर मैं कहूं कि अमीर लोग टैक्स नहीं भरते, कम से कम उस तरह नहीं जैसे आप और मैं भरते हैं, और यही पूरी तरह से कानूनी है? यह सुनकर आपको झटका लग सकता है। आपको लग सकता है कि ये बातें गलत है या अनैतिक है, लेकिन यह बातें वैसी ही है जैसी वे है। अमीरी के खेल का नियम, एक ऐसा खेल जिसके नियम हम में से ज्यादातर लोगों को कभी सिखाए ही नहीं गए। आज हम उसी खेल के नियमों को सीखने वाले हैं, और यह नियम हमें कोई प्रोफेसर या फाइनेंशियल गुरु नहीं सिखाएगा। यह नियम हमें सिखाएगा एक ऐसा इंसान जिसके पास दो पिता थे, और दोनों ने उसे पैसे के बारे में बिल्कुल विपरीत बातें सिखाई। एक पढ़े लिखे, ईमानदार सरकारी अधिकारी पिता जो जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहे, और एक 8वीं पास चालाक उद्यमी पिता जो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। यह कहानी है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, और यह है उनकी विश्व प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा बिकने वाली और शायद सबसे विवादास्पद फाइनेंशियल किताब, रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑथर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमर कस लीजिए, क्योंकि आज आपके पैसे और सुरक्षा से जुड़े कई विश्वास टूटने वाले हैं। यह वीडियो आपको जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं बताएगी। यह आपके दिमाग के अंदर के फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए अपग्रेड कर देगी। हम रॉबर्ट की कहानी के साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने दो पिताओं से मिले विरोधाभासी सबक से अमीरी का असली सार सीखा। यह एक लंबी और गहरी यात्रा होने वाली है, इसलिए अपना पूरा ध्यान यही रखिए। भाग 1, दो पिता, दो दर्शन, एक लड़का। यह कहानी शुरू होती है 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी से। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां ज़्यादातर बच्चे अमीर परिवारों से थे। उनके पास अच्छी साइकिलें थी, नए बेसबॉल ग्लव्स थे, और वे छुट्टियों में शानदार जगहों पर जाते थे। रॉबर्ट के पास यह सब नहीं था। एक दिन जब उन्हें एक दोस्त के बीच हाउस पर नहीं बुलाया गया क्योंकि वो गरीब बच्चे थे, तो यह बात उनके दिल में चुभ गई। वो घर आए और उन्होंने अपने पिता से पूछा, डैड, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? और यही से दो अलग अलग दर्शनों, दो अलग अलग दुनियाओं का जन्म हुआ, जो एक ही घर में रहने वाले
रॉबर्ट के दिमाग में टकराने वाली थी। पुअर डैड रॉबर्ट के अपने पिता, वो एक बहुत ही बुद्धिमान और पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने पीएचडी की थी और हवाई राज्य में शिक्षा विभाग के प्रमुख थे। वो एक ईमानदार, मेहनती और अच्छे इंसान थे जो मानते थे कि सरकार को लोगों का ध्यान रखना चाहिए और नौकरी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन पैसे के मामले में वो हमेशा संघर्ष करते रहे। महीने के अंत में बिलों की चिंता हमेशा बनी रहती थी। उनकी सोच क्या थी, उनका दर्शन क्या था, पैसे के प्रति दृष्टिकोण। वो अक्सर कहते हैं, पैसे से प्यार करना सभी बुराइयों का जड़ है। वो पैसे के बारे में बात करने में असहज महसूस करते थे। उनकी मानसिकता, जब वो कोई महंगी चीज नहीं खरीद पाते तो उनका सीधा जवाब होता, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वी कांट अफोर्ड इट। यह एक ऐसा कथन था जो दिमाग को बंद कर देता था, सोचने पर रोक लगा देता था। करियर का लक्ष्य, उनकी प्राथमिकता थी नौकरी की सुरक्षा। वो कहते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके जहां तुम्हें अच्छी सैलरी और पेंशन मिले। जोखिम के प्रति उनका नजरिया, वो जोखिम से नफरत करते थे। उनके लिए पैसा खोना असफलता की निशानी थी। अमीर डैड रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता, वे 8वीं पास भी नहीं थे। उन्होंने कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनकी वित्तीय शिक्षा बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने छोटे मोटे बिजनेस से शुरुआत की और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट और स्टोर्स का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। उनकी सोच क्या थी, उनका दर्शन क्या था, आइए समझते हैं। पैसे के प्रति उनका दृष्टिकोण, वो कहते थे, पैसे की कमी होना सभी बुराइयों का जड़ है। वो पैसे को एक औजार, एक शक्ति मानते थे जिसे समझना जरूरी था। उनकी मानसिकता, जब वो कोई महंगी चीज नहीं खरीद पाते तो वो कभी नहीं कहते कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वो खुद से एक सवाल पूछते, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? हाउ कैन आई अफोर्ड इट? यह एक ऐसा सवाल था जो दिमाग को खोल देता था, उसे समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देता था। उनका कैरियर का लक्ष्य, उनका प्राथमिकता थी वित्तीय स्वतंत्रता, मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम। वो कहते थे, ताकि तुम एक दिन एक अच्छी कंपनी खरीद सको। जोखिम के प्रति नजरिया, वो जोखिम को स्वीकार करते थे। वो कहते थे, हारना सफलता का हिस्सा है। असली हार तब होती है जब तुम हार के डर से कोशिश ही नहीं करते। एक तरफ सुरक्षा और स्थिरता का दर्शन था, दूसरी तरफ जोखिम और स्वतंत्रता था। रॉबर्ट उलझन में थे, लेकिन उन्होंने 9 साल की उम्र में एक निर्णय लिया। वो अपने पढ़े लिखे गरीब डैड का सम्मान करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, लेकिन पैसे के बारे में वो अपने अमीर डैड से सीखेंगे। भाग 2, पहला सबक, चूहा दौड़, द रैट रेस और उससे बाहर निकलने का रास्ता। रॉबर्ट और माइक अमीर डैड के पास गए और कहा, हमें अमीर बनना सिखाइए। अमीर डैड ने कहा, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हर शनिवार 3 घंटे 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से दूंगा। रॉबर्ट ने सोचा, वाह, ये तो बहुत आसान है। पहले शनिवार को दोनों बच्चे 3 घंटे तक अमीर डैड की एक दुकान में धूल साफ करते रहे, सामान उठाते रखते रहे। दिन के अंत में अमीर डैड ने रॉबर्ट को 30 सेंट दिए। रॉबर्ट को वो सिक्के देखकर बहुत निराशा हुई। अगले 3 हफ्तों तक यही चलता रहा। वे हर शनिवार को कड़ी मेहनत करते और बदले में उन्हें कुछ सिक्के मिलते। रॉबर्ट को लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है। वो सीख कुछ नहीं रहे थे, बस मजदूरी कर रहे थे। 1 महीने बाद रॉबर्ट का सब्र टूट गया। वो अमीर डैड के पास गया और शिकायत की, यह एक धोखा है। आपने हमें कुछ नहीं सिखाया, आपने हमारा शोषण किया, आप हमें ठीक से पैसे भी नहीं दे रहे हैं, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। अमीर डैड मुस्कुराए और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गए।
उन्होंने कहा, बधाई हो, 1 महीने से भी कम समय में तुम मेरे ज्यादातर कर्मचारियों की तरह सोचने लगे हो। उन्होंने समझाया, पहला सबक यही था, जिंदगी तुम्हें सीधे सीधे कुछ नहीं सिखाती, वो तुम्हें धक्के मारती है। हर धक्का एक मौका होता है कि तुम जागो और कुछ सीखो। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, लेकिन वे अपने बॉस या अपनी नौकरी से लड़ते हैं, जो कि समस्या नहीं। और कुछ लोग सबक सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर उन्होंने रॉबर्ट से पूछा, क्या तुमने ध्यान दिया कि जब तुम गुस्से थे तो तुम बिल्कुल मेरे उन कर्मचारियों की तरह बात कर रहे थे जो हमेशा ज़्यादा सैलरी के लिए शिकायत करते हैं, यह सोचे बिना कि असली समस्या ज़्यादा सैलरी नहीं बल्कि उनकी अपनी सोच है। अमीर डैड ने उन्हें एक और भी बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तुम लोग मेरे लिए मुफ्त में काम करोगे। रॉबर्ट और माइक हैरान रह गए, लेकिन वे मान गए। जब वे बिना पैसे के काम करते रहे तो उनका दिमाग नए अवसर खोजने के लिए मजबूर हो गया। अमीर डैड ने उन्हें सिखाया था, तुम्हें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा कि वो उन अवसरों को देखे जिन्हें ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते। कुछ हफ्तों बाद काम करते हुए उन्होंने दुकान में पड़ी पुरानी बिना बिकी कॉमिक्स बॉक्स को देखा और उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने दुकान की मालकिन से वो कॉमिक्स मांग ली। फिर माइक के घर के खाली बेसमेंट में उन्होंने एक छोटी सी कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की। उन्होंने बच्चों से 10 सेंट एंट्री फीस लेना शुरू किया, जिसमें वे 2 घंटे तक जितने चाहे कॉमिक्स पढ़ सकते थे। उनकी लाइब्रेरी हिट हो गई। जल्द ही वे हर हफ्ते $9.05 कमाने लगे, वो भी बिना खुद काम किए। उन्होंने माइक की बहन को $1 प्रति हफ्ता पर लाइब्रेरियन की नौकरी पर रख लिया। अब उनका बिजनेस उनके बिना भी चल रहा था। वे पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, पैसा उनके लिए काम कर रहा था। यहाँ पे गहरा आंतरिक ज्ञान है। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह इस किताब का सबसे गहरा और पहला सबक है। अमीर डैड ने समझाया कि ज़्यादातर लोग, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास, चूहा दौड़ यानी द रैट रेस में फंसे हुए हैं। यह दौड़ 2 शक्तिशाली भावनाओं से चलती है, पहला डर और दूसरा लालच। डर, बिना पैसे के जीने का डर, बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी खोने का डर। यह डर उन्हें सुबह उठकर एक ऐसी नौकरी पर ले जाता है जिसे वो शायद पसंद भी नहीं करते। दूसरा लालच, जब उन्हें सैलरी मिलती है तो लालच और इच्छाएं जागती है। वे एक बड़ा घर, एक नई कार और बेहतर चीजों के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं, अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं और खुश होता। यह एक अंतहीन दुष्चक्र है। ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा खर्चे होते हैं और डर बना रहता है। वे एक गधे की तरह बन जाते हैं जिसके सामने गाजर लटकी हुई है और वो बस उस गाजर के पीछे भागता रहता है, यह जाने बिना कि वो उसी के चक्की में घूम रहा है। अमीर लोग इस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। वे पैसे के लिए काम नहीं करते, वे यह सीखते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। वो अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं कि वो उन अवसरों को पहचाने जो पैसा पैदा कर सके। भाग 3, वित्तीय साक्षरता की नींव, 6 गहरे सबक। अगले कई सालों तक अमीर डैड ने रॉबर्ट और माइक को पैसे के खेल के 6 मुख्य नियम सिखाए। यह वो शिक्षा थी जो रॉबर्ट को उनके पीएचडी पिता से कभी नहीं मिली। यह वित्तीय साक्षरता का नींव है। सबक 2, वित्तीय साक्षरता क्यों सिखाएं? व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अमीर डैड का सबसे महत्वपूर्ण सबक, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा रखते हैं। उन्होंने 2 शब्दों का फर्क समझाया जो अमीरी का आधार है,
और जिन्हें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, संपत्ति यानी एसेट्स, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। दूसरा, देनदारी, लायबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। यह इतना सरल है लेकिन 95% लोग इसी में गलती करते हैं। गहरा आंतरिक ज्ञान और भारतीय संदर्भ, अमीर लोग संपत्तियां जमा करते हैं, मीन्स एसेट्स जमा करते हैं, और गरीब और मिडिल क्लास लोग देनदारियां जमा करते हैं यानी लायबिलिटीज जमा करते हैं, जिन्हें वे गलती से संपत्ति समझते हैं। सबसे बड़ा मिथक, आपका घर आपकी संपत्ति है। रॉबर्ट समझाते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए उनका घर उनकी सबसे बड़ी देनदारी है, संपत्ति नहीं। क्यों? चलिए दिल्ली में रहने वाला एक सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। उसने 50 लाख का होम लोन लिया, एक 2 BHK फ्लैट लिए। हर महीने जेब से निकलता है लगभग 40,000 रुपये की EMI, 1,000 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स, 2,000 रुपये का सोसाइटी मेंटेनेंस और कभी कभार रिपेयर का खर्च। यह घर हर महीने उसकी जेब से 40 से 45,000 रुपये निकाल रहा है, तो यह एक लायबिलिटीज हुई। लोग कहते हैं लेकिन इसकी कीमत तो बढ़ रही है। हाँ, शायद बढ़ रही है, लेकिन जब तक आप उसे बेचते नहीं तब तक वो बढ़ा हुआ पैसा सिर्फ कागज पर है, और अगर आप उसे बेच भी दें तो आपको रहने के लिए दूसरा शायद और महंगा घर खरीदना पड़ेगा। तो एक सच्चा एसेट्स क्या है? रियल एस्टेट। अगर आपने दिल्ली में एक छोटी सी दुकान 20 लाख की खरीदी और उसे 15,000 रुपये महीने के किराए पर दे दिया, तो यह दुकान हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रही है। यह एक एसेट्स है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये आपकी डिविडेंड या ग्रोथ देता है, ये आपके एसेट्स हैं। एक बिजनेस जो आपको बिना भी चलता है, जैसे रॉबर्ट और माइक की कॉमिक बुक लाइब्रेरी, यह एक एसेट्स था। बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक किताब या गाने की रॉयल्टी, एक यूट्यूब चैनल जो विज्ञापन से पैसा कमाता है, यह एक एसेट्स है। अमीर डैड ने कैश फ्लो के पैटर्न को समझाया। गरीब का कैश फ्लो, पैसा आता है जैसे सैलरी, सीधे खर्चा, किराया, खाना, कपड़े में चला जाता है। एसेट्स या लायबिलिटीज कॉलम लगभग खाली होता है। मिडिल क्लास का कैश फ्लो, पैसा आता है, अच्छी सैलरी, वो उसे देनदारियां, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल खरीदते हैं, जिससे उनके खर्चे और बढ़ जाते हैं। वे अमीर दिखते हैं पर वे दौलत के जाल में और फंसते जाते हैं। अमीर लोगों का कैश फ्लो, वे अपनी कमाई से सबसे पहले संपत्तियां खरीदते हैं, एसेट्स खरीदते हैं। फिर उन संपत्तियों से जो इनकम आता है, जैसे किराया या डिविडेंड, उससे वे अपने खर्चे पूरे करते हैं और अपनी देनदारियां खरीदते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। सबक 3, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। मैकडॉनल्ड्स के स्थापक रे क्रोक से एक बार छात्रों ने पूछा कि वो किस बिजनेस में हैं। सबने सोचा वो कहेंगे बर्गर। उन्होंने कहा मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है। उनके बर्गर आउटलेट्स की लोकेशन ही उनकी असली संपत्ति थी। आपका पेशा यानी आपका प्रोफेशन और आपका बिजनेस 2 अलग अलग चीज है। आपका पेशा वो है जहां आप 9 से 5 काम करते हैं। आपका बिजनेस आपका स्टेट कॉलम है। ज्यादातर लोग सिर्फ अपने पेशे पर ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस पर नहीं। एक बैंकर पूरी जिंदगी दूसरे के पैसे को मैनेज करता है और उसका अपना एसेट्स कॉलम हमेशा खाली रहता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल सलाह है, अपने दिन की नौकरी मत छोड़िए, उसे अपनी आय का स्रोत बनाए रखिए, लेकिन अपनी सैलरी से जो पैसा बचता है उससे देनदारियां खरीदने की बजाय वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू कीजिए। अपना स्टेट कॉलम बनाना ही आपकी असली बिजनेस है। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। यह एक गहरा रहस्य है। अमीर डैड ने समझाया कि टैक्स का सिस्टम मूल रूप से अमीरों पर लगाया गया था, लेकिन समय के साथ
यह मिडिल क्लास पर सबसे बड़ा बोझ बन गया। अमीर लोग एक कानूनी तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे आम आदमी नहीं समझता। कॉरपोरेशन एक कर्मचारी का कैश फ्लो कमाता है, पहले सरकार को टैक्स देता है, बचे हुए पैसे से खर्च करता है। एक कॉरपोरेशन का कैश फ्लो कमाता है, पहले खर्च करता है, बचे हुए मुनाफे पर टैक्स देता है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। अमीर लोग अपनी कॉरपोरेशन के माध्यम से अपने ज़्यादातर खर्चे जैसे गाड़ी, यात्रा, फ़ोन का बिल को बिजनेस का खर्चा दिखाकर टैक्स देने से पहले ही काट देते हैं। यह कानूनी है और यह वित्तीय ज्ञान की शक्ति है। सबक 5, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। अमीर डैड कहते थे कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, पैसा असली नहीं, यह बस एक आइडिया है। असली दुनिया में होशियार लोग आगे नहीं बढ़ते, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। अमीर लोग अक्सर ऐसे सौदा करते हैं जिनमें जोखिम होता है, लेकिन वे उस जोखिम को अपनी वित्तीय बुद्धि से कम कर देते हैं। वे अवसरों को देखना सीखते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। रॉबर्ट अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने मंदी के दौर में सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदी, उसे थोड़ा बेहतर बनाया और फिर उसे कई गुना ज़्यादा कीमत पर बेच दिया। उन्होंने पैसे से पैसा नहीं बनाया, उन्होंने अपने दिमाग से पैसा का आविष्कार किया। इसके लिए 2 चीज़ चाहिए, वित्तीय ज्ञान और साहस। सबक 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब डैड चाहते थे कि रॉबर्ट एक क्षेत्र में स्पेशलाइज करे। अमीर डैड चाहते थे कि वो हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखें। लॉन्ग टर्म में आप कितना कमाते हैं यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आपका काम क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी स्किल है। ऐसी नौकरी चुनें जहां आप सबसे ज़्यादा सीख सकें, न कि जहां आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिले। खासकर अपने कैरियर की शुरुआत में सबसे ज़रूरी स्किल क्या है? सेल्स और मार्केटिंग, अपने आइडिया को बेचना, कम्युनिकेशन, लिखना, बोलना और बातचीत करना, लीडरशिप, लोगों को प्रेरित करना, फाइनेंशियल लिटरेसी, नंबरों को समझाना, बाई बैलेंस शीट पढ़ना। रॉबर्ट ने जानबूझकर एक सेल्स की नौकरी की ताकि वो न सुनने के अपने डर पर काबू पा सके। यह उनके लिए पैसे से ज़्यादा कीमती सबक था। भाग 4, शुरुआत कैसे करें? 5 मुख्य बाधाओं पर विजय। अब आप कहेंगे यह सब ज्ञान तो ठीक है, पर मैं शुरू कैसे करूं? मेरे भीतर तो अब भी डर है। रॉबर्ट बताते हैं कि वित्तीय ज्ञान होने के बावजूद 5 मुख्य बाधाएं लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। पहला, डर, पैसा खोने का डर। अमीर डैड कहते थे, मैंने जितने पैसे खोए हैं उतने ज़्यादातर लोगों ने कभी कमाए भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं देखा जिसने कभी पैसा न खोया हो। आपको हार को स्वीकार करना और उससे सीखना होगा। संतुलित पोर्टफोलियो बनाकर और छोटा शुरू करके इस डर को कम किया जा सकता है। दूसरा, निराशावाद, वो आलोचना की आवाज़ जो कहती है यह काम नहीं करेगा। यह आवाज़ अक्सर अज्ञानता और डर से आता है। जब कोई कहता है कि रियल एस्टेट में अब पैसे नहीं हैं, तो वो अक्सर वो इंसान होता है जिसने कभी कोशिश ही नहीं की। अपने मन के चिकन लिटिल को शांत करें। तीसरा, आलस, लेजीनेस। लोग अक्सर व्यस्त रहकर आलसी बने रहते हैं, वे जरूरी कामों को टालते रहते हैं। अमीर डैड कहते थे, इसका इलाज है थोड़ा सा लालच। एक बेहतर जिंदगी की गहरी इच्छा। खुद से पूछें, अगर मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाऊं तो मेरी लाइफ कैसी होगी? चौथा, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। आपकी आदतें तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। अमीर डैड की सबसे महत्वपूर्ण आदत थी, पहले खुद को भुगतान करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही पहले एक हिस्सा निवेश और बचत के लिए निकालो, फिर बचे हुए से खर्चे चलाएं। ज़्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं।
पांचवा, अहंकार, एरोगेंस। जब आप किसी विषय के बारे में अज्ञानी होते हैं तो अहंकार उस अज्ञानता को ढकने की कोशिश करता है। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करें और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें। भाग 5, अंतिम रहस्य, कैश फ्लो क्वाड्रेंट और वित्तीय स्वतंत्रता। किताब के अंत में रॉट हमें वो अंतिम नक्शा देते हैं जो अमीर और बाकी लोगों की दुनिया को अलग करता है। इसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट ESBI की बात करते हैं। E फॉर एम्प्लॉय यानी कर्मचारी। आपके पास एक नौकरी है, आप सुरक्षा के लिए अपना समय बेचते हैं। आपकी मानसिकता सुरक्षा की है। S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। आप खुद के मालिक हैं, लेकिन आप ही सिस्टम हैं। अगर आप काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। आपकी मानसिकता पूर्णतावाद की है। यह काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। B फॉर बिग बिजनेस ओनर। आपके पास एक सिस्टम है और लोग आपके लिए काम करते हैं। आप छुट्टी पर भी जा सकते हैं और पैसा आता रहेगा। आपकी मानसिकता प्रतिनिधित्व यानी डेलीगेशन की है। I फॉर इन्वेस्टर। पैसा आपके लिए काम करता है, आपका पैसा और पैसा बनाता है। आपकी मानसिकता निष्क्रिय आय मीन्स पैसिव इनकम की है। गरीब और मिडिल क्लास लोग क्वाड्रेंट के बाईं ओर मीन्स E और S में रहते हैं और सक्रिय आय मीन्स एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं। अमीर और वित्तीय रूप से स्वतंत्र लोग क्वाड्रेंट के दाईं ओर B और I में रहते हैं। वे निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम पर जीते हैं। रिच डैड पुअर डैड पूरी किताब इस बारे में है कि आप बाईं ओर से दाईं ओर की यात्रा कैसे तय कर सकते हैं। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह अपनी मानसिकता को एक कर्मचारी की मानसिकता से एक निवेशक और बिजनेस ओनर की मानसिकता में बदलने के बारे में है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने अमीर डैड के सबक को अपनाया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, कई बिजनेस बनाए और सफल हुए, लेकिन वे सीखते रहे और अंत में वे वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने साबित किया कि आप कहां से आते हैं यह मायने नहीं रखता। आपकी डिग्री मायने नहीं रखती, मायने रखती है तो आपकी वित्तीय शिक्षा और आपकी सोच। रिच डैड पुअर डैड का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है? आपकी सबसे बड़ी एसेट्स आपका घर नहीं, आपकी गाड़ी नहीं, आपकी नौकरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग। वही एकमात्र औजार है जिसे आपको अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल करना है। इसमें निवेश करें, इसे प्रशिक्षित करें, इसे नई चीज़ें सिखाएं, क्योंकि आपका दिमाग या तो आपको गरीबी के जाल में फंसा सकता है या आपके लिए दौलत का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। क्या आप अपनी वित्तीय शिक्षा आज अभी इसी पल शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो एक छोटा सा कदम उठाएं। नीचे कमेंट में उस एक एसेट्स के बारे में लिखिए जिसे आप इस महीने बनाना या खरीदना शुरू करेंगे। चाहे वो वित्तीय किताब हो, एक छोटा सा स्टॉक हो या कोई नई स्किल सीखने का कोर्स हो। एक छोटा सा एक्शन लीजिए और इस वीडियो को उस हर दोस्त और परिवार के सदस्य के साथ शेयर कीजिए जिसे आप चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता बताना चाहते हैं, सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि अमीरी के नियम रहस्य नहीं, उन्हें बस सिखाया नहीं जाता। चलिए इस ज्ञान को फैलाते हैं।